आज हम बात करेंगे कोवलेंट सॉलिड की। कोवलेंट सॉलिड होते क्या हैं? दोज सॉलिड विच हैव कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, यानी कि कोवलेंट सॉलिड जैसे नाम से जाहिर है कि ऐसे सॉलिड्स के जिनके एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो उसको कहते हैं हम कोवलेंट सॉलिड। दोज सॉलिड विच हैव कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट सॉलिड्स। एग्जांपल है जी डायमंड, ग्रेफाइट, कैल्शियम कार्बाइड। यानी कि कोवलेंट सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं कि जिनके एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए हम उसे कोवलेंट सॉलिड्स कहते हैं। ठीक है ना। टाइप्स क्या हैं जी इसकी टाइप्स है जी ऑन द बेसिस। कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड हम किसे कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड हमेशा याद रखना, कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा बॉन्ड के जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हो उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। ऐसा बॉन्ड जो किससे बना हो? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से मिलकर बना हो। इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो तभी बने, यानी कि हाइड्रोजन का फॉर एग्जांपल ये एटम है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का एटम है, और ये है जी क्लोरीन, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है ना। इनके दरमियान शेयरिंग होगी। ठीक है ना। दो हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई और ये डुप्लेट रूल के मुताबिक ये भी स्टेबल हो गया और ये वाला हाइड्रोजन भी डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो गया। इस बॉन्ड को बनेंगे, इस बॉन्ड को कहेंगे ये कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। अब उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ टाइप्स हैं जी इसकी। टाइप्स है जी ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है ना। एटम्स की अरेंजमेंट की बेस के ऊपर बनने वाला जो सा बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स की अरेंजमेंट। ठीक है ना। एटम्स की अरेंजमेंट देखते हैं हम। ठीक है। कोवलेंट सॉलिड्स की एग्जाम टाइप्स हैं आगे। टाइप्स किसकी बेस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स की अरेंजमेंट की बेस के ऊपर, एटम्स की अरेंजमेंट की बेस के ऊपर कोवलेंट सॉलिड की टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप है जी एटम्स आर कनेक्टेड कोवलेंट बॉन्ड एंड जॉइंट स्ट्रक्चर। ठीक है ना। कह रहे हैं एटम्स आर कनेक्टेड, जो उनसे एटम्स जो हैं होते हैं वो कनेक्ट हो रहे होते हैं। एटम्स आर कनेक्टेड बाय कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए से एटम्स कनेक्ट हो रहे हैं एंड फॉर्म जॉइंट स्ट्रक्चर। और यहाँ पर एटम्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म लेयर स्ट्रक्चर। यहाँ पर एटम्स कनेक्ट होकर जॉइंट स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और यहाँ पर एटम्स आपस में कनेक्ट होकर लेयर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। एग्जांपल है जी डायमंड की, यहाँ पर एग्जांपल है जी ग्रेफाइट की, डायमंड की और ये ग्रेफाइट की। ठीक है। और यहाँ पर ये है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही है। ठीक है। और ये वाला भी ऐसे ही है। और यहाँ पर भी ऐसे ही है। यहाँ पर भी ऐसे ही है। इस तरीके से डायमंड के अंदर एटम्स का जॉइंट स्ट्रक्चर है। एटम्स क्या हो रहे हैं? एटम्स ऐसे करके जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, जॉइंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं।
ठीक है ना, समझ आ गई। और ग्रेफाइट का, ये डायमंड का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है और एग्जांपल है जी जोन सा डायमंड के अंदर जायंट स्ट्रक्चर होता है। इसमें एटम्स क्या करते हैं, या आपस में इस तरीके से मिलते हैं कि जायंट स्ट्रक्चर बनता जाता है। ऐसे ही ये स्ट्रक्चर बनता जाएगा, इधर भी बनता जाएगा ऐसे ही, और इधर भी ऐसे ही बनता जाएगा, नीचे भी ऐसे ही बनता जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई। कार्बन एटम्स जोन से हैं, ये कार्बन एटम्स हैं, ये क्या है, ये कार्बन एटम्स हैं। एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना रहा है, हर एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना रहा है, हर एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये वाला कार्बन एटम 1 2 3 4, यार ये मैंने 5 बॉन्ड बना दिए इसके, तो वही है, एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत हो गया। हर एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा, ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर भी 5 बॉन्ड बने, इस एक बॉन्ड को मिटा दो। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक, यहाँ से भी एक बॉन्ड मिटा दिया, ठीक है। हर एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, 4 बॉन्ड बनाएगा। फिर से ड्रॉ कर देता हूँ स्ट्रक्चर, कोई ऐसी बात नहीं है। ये कार्बन एटम था, ये वाला, ये कार्बन एटम इस वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 4 बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पर आगे ये आगे 3 बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से ये भी आगे 3 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसने पहले से ही बनाया हुआ है। और यहाँ से ये भी आगे 3 बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से ये भी आगे 3 बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से आगे ये भी बनाता ही चला जाएगा 3 बॉन्ड ऐसे। तीन बॉन्ड ये भी, यहाँ से भी 3 बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड ये, यहाँ से भी ये भी 3 बॉन्ड बना देगा। इस तरीके से कार्बन एटम्स दूसरे वाले कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं, 3 बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड ऐसे, ऐसे करके एक जॉइंट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना, जॉइंट स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे करके। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो सा होगा ये लेयर स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एटम्स लेयर की फॉर्म में ऐसे करके बने होते हैं। ये लेयर्स की फॉर्म में बने हुए हैं एटम्स। ग्रेफाइट के एटम्स क्या करेंगे, वो लेयर की फॉर्म में इस तरीके से आपस में डैश्ड होते हैं, ठीक है ना। ये लेयर की फॉर्म में ग्रेफाइट ऐसे अटैच, यानी कि कोवलेंट सॉलिड की टाइप्स हैं एटम्स की अरेंजमेंट को बेस बनाते हुए। एटम्स की अरेंजमेंट जाइंट भी हो सकती है, लेयर भी हो सकती है, ठीक है ना। ये 2 टाइप्स हो गई किसकी, कोवलेंट सॉलिड की। अब उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन होने जा रही है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ होती है दे आर हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। डायमंड भी बहुत ज़्यादा हार्ड, आपको पता है कि जल्दी टूटता नहीं है डायमंड, दे आर हार्ड, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपको पता है कि ये डायमंड है, डायमंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है डायमंड का, और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि जिसमें एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जिसमें एक लिक्विड बॉयल होकर वेपर फॉर्म में चला जाता है, ठीक है ना। डायमंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, आपको पता है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्यों हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह क्यों हार्ड होता है, क्योंकि इसमें एटम्स के दरमियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। अब उसके बाद आ गया जी, दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। डेंसिटी कैसे हाई होती है, देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मैस ओवर वॉल्यूम। डायमंड का मैस बहुत ज़्यादा होता है,
ठीक है, जिसकी वजह से डेंसिटी, डायमंड का मैस बढ़ जाती है, डायमंड का मैस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। और डायमंड को जब हम किसी भी अपने कमरे में रखेंगे तो डायमंड कम जगह घेरेगा, यानी कि वॉल्यूम उसका कम होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी डायमंड की। दे हैव हाई डेंसिटी, दे आर नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल यानी कि डायमंड और ग्रेफाइट को जब आप इन्वायरमेंट में रखते हैं, किसी भी जगह पर प्लेस करते हैं, तो ये सॉलिड से वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। यानी कि पेट्रोल को आप पता है कि पेट्रोल जब आप रखेंगे, पेट्रोल जो है जब हम उसको गिराते हैं तो पेट्रोल क्या करता है, वो वेपर्स फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट होकर उड़ जाता है। इसको कहते हैं वो वोलेटाइल है बहुत ज़्यादा। नॉन वोलेटाइल किसे कहते हैं कि जो जल्दी से वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट, जो सब्सटेंस जल्दी से वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, समझ लो वो नॉन वोलेटाइल है। ये क्या है, कोवलेंट सॉलिड्स नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। फिर आगे दे हैव डायरेक्शनल बॉन्ड, इनका डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, यानी कि देखिए यहाँ सब पता चल रहा है ना कि इसका बॉन्ड इधर जा रहा है, इसका बॉन्ड इधर जा रहा है, इसका बॉन्ड इधर, डायरेक्शन है बॉन्ड की, पता चल रहा है कि डायरेक्शन है। बता सकते हैं कि ये बॉन्ड जो सा ये इस सिमत में जा रहा है, ये वाला बॉन्ड इस सिमत में जा रहा है, ये वाला बॉन्ड इस सिमत में जा रहे हैं, ये वाला बॉन्ड जो सा ये लेयर की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है ना। बता सकते हैं आप डायरेक्शन है, डायरेक्शनल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है कोवेलेंट सॉलिड में। जबकि आपने पीछे आयनिक सॉलिड में पढ़ा था कि आयनिक सॉलिड में नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, उसमें पता नहीं चलता कि सोडियम आयन के साथ कौन सा क्लोराइड आयन जुड़ा हुआ है, क्या वो ऊपर वाला है, क्या वो नीचे वाला है, क्या वो दाएं वाला है, क्या वो बाएं वाला है। और ये भी नहीं पता चल पाता कि एक क्लोराइड आयन के साथ कौन सा सोडियम आयन अटैच्ड है, क्या वो ऊपर वाला है, नीचे वाला है, क्या वो साइड वाला है, क्या ये वाला है, क्या सामने वाला है, क्या पीछे वाला है, ठीक है ना। समझ आ गई, यही था, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। उसमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि एक एटम के साथ 4 कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं और उनकी डायरेक्शन भी पता चल रही है। इस वाले कार्बन एटम के साथ 4 बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, पता चल रहा है ना कि ये वाले कार्बन एटम के साथ 4 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं, और इस वाले कार्बन एटम के साथ मज़ीद 3 कार्बन एटम अटैच्ड हैं, ठीक है ना। और ये भी पता चल रहा है कि ये वाला कार्बन एटम इस वाले कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, ना कि ये वाला कार्बन एटम इस वाले कार्बन एटम के साथ है, ये वाला कार्बन एटम इस वाले कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। पता चल रहा है हमें, ये वाला कार्बन एटम इस वाले कार्बन एटम के साथ नहीं अटैच्ड, इस वाले कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, ठीक है ना। डायरेक्शन पता चल रही है बॉन्ड की, जबकि आयनिक सॉलिड में हमें डायरेक्शन पता नहीं चल रही थी, ठीक है ना, डायरेक्शन पता नहीं चल रही थी। ये देखें, ये था आयनिक बॉन्ड, इसमें ऐसे करके बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है, इसमें ऐसे करके बॉन्ड बना हुआ था, ऐसे करके, पता ही नहीं चल रहा था। ये देखें, ये है जी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये वाला क्लोराइड आयन पता ही नहीं चल रहा है किस वाले सोडियम आयन के साथ जुड़ा हुआ है, क्या वो इस वाले से, या फिर ये वाला सोडियम आयन पता ही नहीं चल रहा किस वाले क्लोराइड के साथ आयन के साथ अटैच है, क्या वो ऊपर वाले अटैच के साथ इस वाले पता ही नहीं ना चल रहा, ठीक है ना। यानी कि नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है आयनिक सॉलिड के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्शनल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसके बाद आगे द पैकिंग इन कोवेलेंट सॉलिड इज़ नॉट क्लोज देन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में बहुत ही क्लोज पैकिंग होती है। ये देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्लोज पैकिंग होती है, कैटायन और एनायन के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होती, जबकि यहाँ पर ये देखें स्पेस है ना, ये देखें यहाँ पर दोनों आयन्स के दरमियान स्पेस नहीं है, यहाँ पर 2 एटम्स के दरमियान स्पेस एग्जिस्ट कर रही है। ये देखें 2 एटम्स के साथ इस तरह से स्पेस एग्जिस्ट करती है, देखें थोड़ी बहुत स्पेस है। ग्रेफाइट के एटम्स के दरमियान भी स्पेस एग्जिस्ट कर रही है और
डायमंड के कार्बन एटम्स के दरमियान भी स्पेस एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। ये स्पेसिस हैं, ये बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। कार्बन कार्बन के दरमियान, कार्बन कार्बन से फासले पर एक कार्बन एटम दूसरे वाले कार्बन के दरमियान फासला है, डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दो आयंस के दरमियान डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दोनों क्लोज है, ठीक है ना। समझ आ गई, वही वाली क्लोज पैकिंग नहीं है कोवलेंट सॉलिड में, जबकि आयनिक सॉलिड में क्लोज पैकिंग थी। वही बात लिखी था, पैकिंग इन कोवलेंट सॉलिड इज नॉट क्लोज देन आयनिक सॉलिड, ठीक है। अब उसके बाद आगे है जी, द कोवलेंट सॉलिड आर इनसोल्युबल इन वाटर वाइल दे आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो से कोवलेंट सॉलिड्स हैं वो इनसोल्युबल होते हैं पानी के अंदर। जो से कोवलेंट सॉलिड्स, ये वाले कोवलेंट सॉलिड्स हैं, ये पानी के अंदर सोल्युबल होते हैं, पानी में सोल्युबल होते हैं, जबकि दे आर सोल्युबल इन इनसोल्युबल इन वाटर, सॉरी, पानी के अंदर सोल्युबल नहीं होते, पानी के अंदर सोल्युबल नहीं होता, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं? एग्जांपल है जी बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं सारे के सारे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर और बेंजीन। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर कोवलेंट सॉलिड सोल्युबल हो जाते हैं, जबकि वाटर जो कि एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है या फिर एक्वा सॉल्वेंट है, उसके अंदर कोवलेंट सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो पाते। और ये भी मेरी बात याद रखना, एक और पॉइंट है कि सम कोवलेंट सॉलिड्स आर इनसोल्युबल इन एवरी सॉलिड सच एज डायमंड। डायमंड ऐसा कोवलेंट सॉलिड है कि जो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं एटम्स के दरमियान, और इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगती है, और वो फोर्स किसी भी सॉल्वेंट के पास नहीं होती कि वो डायमंड के अंदर जो उनसे एटम्स हैं उनके दरमियान जो उनसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करती है उसको ब्रेक करवा सके, ठीक है ना। किसी भी एटम के पास, किसी भी सॉल्वेंट के पास, किसी भी सॉल्वेंट के एटम्स के पास वो फोर्स नहीं होती कि वो डायमंड जैसे एटम्स के दरमियान जो उनसे बॉन्ड है उसको ब्रेक करवा सके, ठीक है ना। कोई भी फोर्स मौजूद नहीं होती। सम कोवलेंट सॉलिड्स, कुछ कोवलेंट सॉलिड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल डायमंड है। डायमंड के अलावा जितने भी कोवलेंट सॉलिड्स हैं, ग्रेफाइट है और कुछ भी ग्रेफाइट है और जितने भी कोवलेंट सॉलिड्स हैं वो कुछ ना कुछ हल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, जबकि पानी के अंदर बिल्कुल ही नहीं हल होते, ठीक है ना। अब आगे जी, ग्रेफाइट फेयरली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ग्रेफाइट फेयरली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पैरेलल टू लेयर वाइल नॉट गुड कंडक्टर इन, यानी कि एनआइसोट्रोपिक फॉर्म हमने पढ़ी थी कि ग्रेफाइट जोन सा है, अगर ग्रेफाइट में बैटरी जोन सी है, यहाँ पर बैटरी लगा दें ऐसे करके, ऐसे ये पॉजिटिव है और ये अटैचमेंट इधर लगा दें और इसकी अटैचमेंट लगा दें इसके साथ, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ से नीचे बह जाते हैं। इस तरह का सब करंट बहता है, यानी कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जोन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स जोन से हैं वो यहाँ से बहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं यहाँ से, ये इधर ऐसे बहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इस सिमत में बहते हैं ग्रेफाइट में। जब आप बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को ग्रेफाइट में लगा दो तो ग्रेफाइट पैरेलल वे ऑफ मैनर में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जैसे ही हम इस बैटरी को अटैच्ड करते हैं इन परपेंडिकुलर वे ऑफ मैनर में, कैसे अटैच करते हैं इस बैटरी को, ऐसे
अब ये गुड कंडक्टर नहीं होगा, क्योंकि अब एटम्स इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये हिंड्रेंस आ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे, ये एटम्स, ये वाला एटम क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रोकेगा कि ये आगे ना जाए। जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं बहेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स को के दरमियान हिंड्रेंस आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स अच्छे तरीके से फ़्लो नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। हिंड्रेंस आ गई एटम्स की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ़्लो रुक गया। इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो रुकने की वजह से ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो रुक गया है, इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो रुक गया है, इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो रुक गया है, क्योंकि हिंड्रेंस आ गई है एटम्स की। ड्यू टू द हिंड्रेंस ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स नॉट फ्लो फ्रॉम परपेंडिकुलर वे ऑफ मैनर इन ग्रेफाइट, देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी नॉट पास फ्रॉम दैट ग्रेफाइट, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, ठीक है ना। गुड कंडक्टर है परपेंडिकुलर वे ऑफ मैनर में, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट, जबकि लेयर फॉर्म में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं उनके दरमियान कोई हिंड्रेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ़्लो हो पा रहे हैं। इस एटम ने इलेक्ट्रॉन निकाला, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और सीधा ही चला गया नीचे, ठीक है ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, यहाँ पर हिंड्रेंस नहीं आ रही, यहाँ पर एटम्स, यहाँ से ये एटम, इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, इस वाले एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, इस वाले एटम से इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, वो हर एक इलेक्ट्रॉन जो सा होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे और फिर नेगेटिव टर्मिनल से फिर करंट आएगा, वो फिर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एटम से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आ रहा है पैरेलल वे ऑफ मैनर में, तो पैरेलल वे ऑफ मैनर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो चूँकि आ रहा है, एटम्स की हिंड्रेंस नहीं आ रही, जिसकी वजह से पैरेलल वे ऑफ मैनर में ग्रेफाइट क्या होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हम कहते हैं एनआइसोट्रोपी, इसे हम कहते हैं एनआइसोट्रोपी, कि ग्रेफाइट क्या होगा, वो परपेंडिकुलर वे ऑफ मैनर में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, जबकि ग्रेफाइट जो सा है ये पैरेलल वे ऑफ मैनर में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, एनआइसोट्रोपी इसको हम कहते हैं। फिर इसी तरीके से आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। आगे की बात ये है कि ये स्लो रेट ऑफ रिएक्शन है, इनका जो सा रेट ऑफ रिएक्शन है ये बहुत ही स्लो करवाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इनका स्लो होता है। अब उसके बाद आगे है जी, इसका एक सवाल आता है कि वाई कोवलेंट सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर क्यों है कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर क्यों है, कोवलेंट सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ग्रेफाइट चूँकि ये रेयरली फेयरली कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ज़्यादातर जो उनसे कोवलेंट सॉलिड्स हैं वो बैड कंडक्टर हैं, ज़्यादातर कोवलेंट सॉलिड्स जो उनसे हैं वो बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। सिर्फ ग्रेफाइट ही ऐसा है कोवलेंट सॉलिड के जो फेयरली कंडक्टर है जी इलेक्ट्रिसिटी का, और वो भी पैरेलल वे ऑफ मैटर में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, जबकि परपेंडिकुलर वे ऑफ मैटर में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। तो वाई कोवलेंट सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को बहने के लिए चार्ज की ज़रूरत होती है, पीछे मैंने बताया भी था, चार्ज की ज़रूरत होती है। जब किसी भी सब्सटेंस में चार्ज पैदा होगा तो समझ लेना वो आयंस की फॉर्म में भी हो सकता है चार्ज पैदा, वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में भी पैदा हो सकता है। आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायंस और एनायंस और इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी भी सब्सटेंस में चार्ज पैदा होना शुरू हो जाए ना, तो समझ लेना उसी सब्सटेंस में से ही करंट पास थ्रू हो सकता है, ठीक है ना। चूँकि कोवलेंट सॉलिड के अंदर, डायमंड की एग्जांपल ले लो, डायमंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, इसके अंदर आज़ादाना फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर इसमें से करंट भी नहीं पास हो सकता, ठीक है ना। करंट को पास करवाने के लिए चार्ज की ज़रूरत होती है। करंट हमेशा तभी पास होगा जब उस सब्सटेंस में चार्ज पैदा होगा, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी हो सकता है, आयंस की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना। कोवलेंट सॉलिड्स आर यूजुअली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोवलेंट सॉलिड्स जो उनसे होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों नॉन कंडक्टर, कोवलेंट सॉलिड्स आर यूजुअली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, यूजुअली नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के,
कोवलेंट सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? ये नॉन कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कोवलेंट सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते तो करंट को पास करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ही ज़रूरत होती है। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं पैदा हो रहा किसी भी सब्सटेंस के अंदर तो करंट भी नहीं पास हो सकता। करंट नहीं पास हो सकता तो वो सब्सटेंस क्या होगी? वो बैड कंडक्टर होगी इलेक्ट्रिसिटी की। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।